मेरा वीडियो देखते हैं अधिकतर वो ग्रेजुएशन का ही हिस्सा में होंगे या तो बीपीएससी। जैसे दुर्योधन वाला का अगर बात करेंगे, दुर्योधन में भी बहुत सारा था, 100 गो दुर्योधन का भी भाई 100 गो टोटल था, लेकिन सबके बारे में आप जानते हैं क्या? सबके बारे में रहने नहीं दिया जाता था। कभी उज्जैन भेज रहा है, कभी तक्षशिला भेज रहा है, कभी कन्नौज भेज रहा है, मतलब अलग अलग जगह पे अशोक जहाँ भी विद्रोह होता था, अशोक आओ तुम जाओ, तो अशोक को दूर दूर तक भेजा और उसके बदले में उसका संरक्षक को भी साथ में भेजा। अलग अलग पद का निर्माण किया गया कि महिला के लिए अलग पद हो जाएगा, फिर वो अलग पुरुष के लिए अलग। हम थोड़ा मोड़ा आपको ज्ञान दे रहे हैं, तो ऐसा थोड़े कि आप यहीं तक सीमित रह जाइएगा। यदि आपका मन में क्यूरियोसिटी है, कुछ जानने का है, तो किताब देखिएगा, दूसरा से पूछिएगा, इधर उधर बात करेंगे। तो ये वाला आप लोग का होमवर्क रहा है, जितना भी हिस्सा हम बता रहे हैं यहाँ पे, ये वाला रफ में हम बता रहे हैं, ये आपका होमवर्क है, ठीक है? ये हम रफ में बता रहे हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और एक नई वीडियो पे। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाला है, जो कि है सम्राट अशोक के बारे में। कल हम आपको बिंदुसार तक पढ़ाए थे, आज हम लोग अशोक स्टार्ट करने वाले। इसमें टोटल लगभग 2 वीडियो इसमें बन जाएगा, क्योंकि इससे बहुत ही लंबा है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। पार्ट 1 में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट 1 में भी अशोक के बारे में, अशोक महान के बारे में बहुत कुछ क्वेश्चन आता है। पार्ट 1 में चाहे ऑब्जेक्टिव की बात कर ले या फिर हम लोग डिस्क्रिप्टिव की बात कर ले। पार्ट 1 और बीपीएससी का सिलेबस में तो यह है ही मौर्य का, कि बहुत कुछ बिहार में ही हुआ है इसका, अशोक का, इसीलिए। तो देखिए, यह है सम्राट अशोक। यहाँ पे हो सकता है थोड़ा बड़ा आपको नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा बड़ा यहाँ नहीं दिख रहा होगा, ठीक है? वो बल्ब सही से एडजस्ट हो नहीं पा रहा है, कितना भी ट्राई कर ले वो ठीक से हो नहीं पा रहा है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा दिन तक ये वाला दोनों जगह पे मैनेज थोड़ा मोड़ा आप लोग कीजिए। इसको धीरे धीरे जल्दी इसको ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है? जल्दी ठीक कर देंगे। जितने भी नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। आप लोग ऑल पे करके रखिएगा, ठीक है ना? ऑल पे करके रखिएगा, जितना तरह का नया नया वीडियो आता है आपको मिल जाएगा। 2 बैच चल रहा है, एक बीपीएससी का और एक चल रहा है ग्रेजुएशन का पार्ट 3 का, ठीक है? एक चल रहा है बीपीएससी का और एक चल रहा है पार्ट 3 का भी बैच चल रहा है। ये वाला तो पार्ट 1 के अंडर है, लेकिन एक पार्ट 3 का चल रहा है जो कि है मॉडर्न इंडिया, ठीक है? यह क्लास आज को है 14, बिहार स्पेशल का है, क्लास 14 है ये वाला। तो हम लोग धीरे धीरे करके हम लोग सब कुछ करते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, एकदम ग्राउंड लेवल पे, एकदम नीचे से चलते आ रहे हैं। प्राचीन भारत को हम लोग अभी कर रहे हैं, जो कि बिहार के संदर्भ से इम्पोर्टेंट है। और जो पार्ट 1 का जो हिस्सा है या पार्ट 2 का हिस्सा, जो भी जहां भी मिलेगा हम आपको बताते चलेंगे ये किसका हिस्सा नहीं है। साथ में ग्रेजुएशन का भी आप लोग करते चलिएगा, जो भी है, क्योंकि जो भी मेरा वीडियो देखते हैं अधिकतर वो ग्रेजुएशन का ही हिस्सा में होंगे या तो बीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है? तो हम वो दोनों का सोच के वीडियो बनाते हैं कि ग्रेजुएशन को भी लाभ हो जाएगा और बीपीएससी वाला को भी लाभ हो जाएगा, ठीक है? चलिए यहाँ पे आते हैं, बहुत सारा हो गया बात। और जो भी है टेलीग्राम पे सबको जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम में हम कुछ ना कुछ देते रहते हैं। कल को जैसे कि हम पढ़ाए चंद्रगुप्त मौर्य, कल को पढ़ा बिंदुसार, खत्म हो गया, तो मौर्य डायनेस्टी का हम आपको मैप दे दिए। मैप से बहुत अच्छा तरीका से समझ में आएगा मैप देखने के बाद, ठीक है ना? अब यहाँ पे अब हम लोग मौर्य वंश 321-22 से 185 बीसी हम लोग मौर्य वंश पढ़ रहे थे। मौर्य वंश में कल हम लोग देखे थे चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार, कल देख लिए थे चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार, कल देख लिए थे ये दोनों। और आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सम्राट अशोक देखने वाले हैं। अशोक एक दिन में नहीं खत्म होगा, क्योंकि बहुत ही लंबा टॉपिक है, बहुत डिटेल से उसमें बताना होगा, तब अच्छा से समझ में आएगा। इसीलिए हम लोग हड़बड़ी नहीं करेंगे, आराम से 2 दिन लगाएंगे, 2 दिन में खत्म करेंगे। तो सम्राट अशोक, सबसे पहले सम्राट अशोक में जानने वाला बात यह है कि यह पूरा इतिहास में अगर आप देखिएगा तो सम्राट अशोक महान, वीरता पूर्वक, मतलब हर चीज में महान सम्राट अशोक को बताया गया है। वाकई में सम्राट अशोक हर चीज में महान है। और वो महान क्यों है, क्यों सम्राट अशोक को महान बोला जाता है, ये हम लोग आने वाले कल का वीडियो तक में हम लोग समझ जाएंगे कि सम्राट अशोक इतना महान शासक कैसे बन के उभरा, ठीक है? यहाँ चलते हैं, यहाँ से यहाँ तक थोड़ा मोड़ा अशोक के बारे में नॉलेज होगा, और इसके बाद वाला बोर्ड में और बहुत ज्यादा नॉलेज हो जाएगा, ठीक है ना? मतलब कि जितना जानने लायक बात है उतना हो जाएगा। देखिए सम्राट अशोक, सबसे पहले इसका जन्म देखते हैं। जन्म होता है 304 बीसी, ठीक है? यहाँ पे आप लोग को नहीं दिख रहा है, इसको साइड में लिख देते हैं। जन्म हो गया 304 बीसी में, इसका जन्म हो गया। इसके पिता, ऑब्वियस सी बात है, बिंदुसार होंगे इसके पिता, बिंदुसार पिता, और इसकी माता का नाम होगा सुभद्रांगी, ठीक है? पिता हो जाएंगे बिंदुसार, माता हो जाएगी सुभद्रांगी। सुभद्रांगी, बिंदुसार की टोटल 16 रानियां थी, 16, जिसको कि पटरानी कहा जाता है। बिंदुसार के टोटल 16 पटरानी, 16 में से एक का नाम है सुभद्रांगी। ये क्षत्रिय नहीं थी, याद रखिएगा, ये क्षत्रिय नहीं थी, इसीलिए अशोक के साथ एक षड्यंत्र होता है। चूंकि ये क्षत्रिय नहीं थी, ये बिंदुसार के, मतलब कि इसीलिए वहां का जो राज परिवार था वो इसको अलग रखता था, अशोक को अलग रखता था। उसकी माँ जो सुभद्रांगी है उनको अलग दर्जा दिया जाता था कि ये जो है राजकुल का हिस्सा नहीं है, ये फलाना चिमाना होता था।
तो अशोक के साथ एक षड्यंत्र रचा गया, इसको मतलब कि मगध में रखा ही नहीं गया था, इसको तक्षशिला में कभी रख रहा है, कभी उज्जैन में रख रहा है, कभी उड़ीसा में रख रहा है, मतलब वो कलिंग वाला एरिया में। तो वो ज्यादा देर तक मगध में नहीं था। लेकिन क्या हुआ बीच में, अभी आएंगे उस कहानी के ऊपर आएंगे। तो इसका जन्म समझ गया 304 बीसी, माता होगी सुभद्रांगी और पिता होगा बिंदुसार, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है जन्म स्थान। जन्म स्थान इसका पाटलिपुत्र, जन्म स्थान इसका पाटलिपुत्र जो कि पटना है। इसीलिए हम लोग बिहार स्पेशल में इसको पढ़ भी रहे हैं, क्योंकि अशोक बिहार से ही रिलेटेड है पूरा का पूरा। तो जन्म स्थान इसका हो गया पाटलिपुत्र। गद्दी पर ही कब बैठा, गद्दी पर बैठा ये 269 बीसी में बैठा। गद्दी पर कब बैठेगा ये 269 बीसी। और 261 का कहानी क्या है ये हम लोग आगे चलेंगे। 269 बीसी में यह गद्दी पर बैठा, 304 में जन्म लिया और 269 में गद्दी पर बैठा। ठीक है, यहाँ ये वाला तीनों समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जब जन्म लिया फिर उसको क्या किया गया, थोड़ा दिन बाद इसको तक्षशिला का गवर्नर बना दिया गया। तक्षशिला का गवर्नर, अगर कल को जो मैप बनाए थे इंडिया, अगर मान लीजिए यहाँ पे इंडिया है तो उसके थोड़ा इधर पाकिस्तान, पाकिस्तान वाला एरिया के साइड में तक्षशिला, मतलब काबुल कंधार वाला एरिया में तक्षशिला। तो वहां का तक्षशिला का इसको गवर्नर जनरल बना दिया गया, गवर्नर बना दिया अशोक को। आपको कल पढ़ाए थे बिंदुसार, जब हम बता रहे थे बिंदुसार में पढ़ाए थे कि जब तक्षशिला में विद्रोह होता है तो सबसे पहले ये अपना पुत्र सुशील को भेजता है। सुशील से नहीं बन पाता है, विद्रोह को दमन नहीं हो पाता है, तो वो किसको भेजता है, उसके बाद वो अशोक को भेजता है। अशोक को गवर्नर बना के भेजता है कि तुम जाओ देखो वहां पे क्या हाल चाल है। तो अशोक जो है तक्षशिला का जो विद्रोह होता है उसका दमन कर देता है सफलतापूर्वक। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अशोक तक्षशिला का गवर्नर था उस टाइम पे। उसका पिता बिंदुसार, माता सुभद्रांगी, ये बात हो गया। अब भाइयों की संरचना देखें, भाइयों में अगर बात करेंगे अशोक का भाई में, तो टोटल 101 भाई। ये श्रीलंकन जो इतिहासकार, श्रीलंकन जो दस्तावेज है, श्रीलंकन इतिहास से पता चलता है कि अशोक का 101 टोटल भाई रहा है, जिसमें कि 3 की चर्चा सुसीन, अशोक और तिराई। ठीक है, तिस्य, सुसीन, अशोक, तिस्य, 3 की चर्चा मिलती है हर जगह पे, मतलब कि बहुत ज्यादा ये तीनों का चर्चा बहुत ज्यादा को मिलता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी का चर्चा नहीं मिलता है। ठीक है, पूरा का पूरा 100 का तो नहीं चर्चा मिलता है, लेकिन 101 का तो चर्चा नहीं मिलता, लेकिन कुछ कुछ भाई लोग का चर्चा मिलता है। जैसे दुर्योधन वाला का अगर बात करेंगे, दुर्योधन में भी बहुत सारा था, 100 को दुर्योधन का भी भाई 100 को टोटल था। लेकिन सबके बारे में आप जानते हैं क्या, सबके बारे में नहीं पता है, क्योंकि जो जितना काम करेगा उतने पता चलेगा, उससे ज्यादा क्या ही पता चल पाएगा। ठीक है, इसलिए 3 का चर्चा सुसीन, अशोक, तिस्य, यह था श्रीलंकन इतिहास के अनुसार। 101 पुत्र था श्रीलंकन। ठीक है, तो उसका इधर पत्नी में देखते हैं। अशोक का पहले बैकग्राउंड हम लोग देख रहे हैं, उसके बाद उसका साम्राज्य विस्तार कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था, नहीं था, ये था। उसका हम लोग ई बोर्ड के बाद देखेंगे। इसमें हम लोग सिर्फ देख रहे हैं कि अशोक का बैकग्राउंड क्या है, अशोक कहाँ से आते हैं, अशोक क्या, उसका पीछे का क्या रहा है। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ उसको देख रहे हैं। तो ये वाला पोर्शन उम्मीद करते हैं कि समझ में आप लोग को आ गया होगा। ठीक है, वीडियो आज को थोड़ा लेट 6 बजे आज को अब नहीं आएगा, हो सकता है कि 10 बजे के आसपास आए। 6 बजे हम वीडियो बना ही रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ा लेट आ जाएगा। आप लोग कभी कभी बीच बीच में एडजस्ट कर लिया कीजिए। ठीक है, हम आपको टेलीग्राम में बता देते हैं, जिस दिन हम अपलोड नहीं करने वाले रहते हैं उस दिन टेलीग्राम में हम आपको बता देते हैं, इसीलिए टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिएगा। ठीक है, तो 40 मिनट आप लोग को मेरे साथ बने रहना है। जो भी मेरा वीडियो देखते हैं उनको पता है ये मेरा ये माइक है। ठीक है, जो भी नए हैं उनको समझ में नहीं आता है कि ये कायम जो है ये ईयरफोन लगा के रखते हैं, तो ये मेरा माइक है। 40 मिनट आप लोग को बिना स्किप के देखते रहना है। ठीक है, ये वाला पोर्शन हो गया क्लियर, यहाँ पे आ गया समझ में। पार्ट 1 जो भी स्टूडेंट है, बीए पार्ट 1 का जो भी स्टूडेंट है, वो बहुत ध्यान से देखिएगा, ये इससे बहुत क्वेश्चन आएगा और डिस्क्रिप्टिव भी आएगा धम के बारे में। ठीक है, देखिए पत्नी पे आते हैं। पत्नी सबसे पहला देवी, जो कि विदिशा की राजकुमारी। पत्नी का पहला पत्नी है देवी, जो कि विदिशा की राजकुमारी। और यही जो है देवी से 2 पुत्र होता है, एक पुत्र एक पुत्री होती है, महेंद्रा और संगमित्रा। महेंद्र और संगमित्रा। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपको डिस्क्रिप्टिव में ये सब भी लिखना पड़ेगा कि अशोक का 2 पुत्र जो महेंद्र, संगमित्रा श्रीलंका भेजा गया था। खैर आगे बात होगा उसके बारे में। उसके बाद है कारुवाकी। कारुवाकी दूसरी पत्नी थी, कारुवाकी। पहला देवी, दूसरा कारुवाकी। ये तिवल की माता थी। तिवल मतलब कि अशोक का पुत्र एक है तिवल, तो उसकी माता कारुवाकी। कारुवाकी के बारे में आप समझिए कि जब अशोक मतलब कि बोले ना कि हम थोड़ा देर पहले बताए कि अशोक को मगध में रहने नहीं दिया जाता था। कभी उज्जैन भेज रहा है, कभी तक्षशिला भेज रहा है, कभी कन्नौज भेज रहा है, मतलब अलग अलग जगह पे अशोक जहां भी विद्रोह होता था, अशोक आओ तुम जाओ, तो अशोक को भेज दिया जाता था। तो ये जब ओडिशा वाला अभियान पे, कलिंग वाला अभियान पे निकलता है, कलिंग जाने के क्रम में, तो तब ये विवाह होता है कारुबाकी के साथ। ठीक है ना, ये आ गया समझ में। और इसका पत्नी एक और है पद्मावती। और चौथा है तिस्य रक्षा।
ठीक है, तो इतना तरह का इसका पत्नी होगी चार, चार मुख्य पत्नियां, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चार ही है, बहुत सारा पत्नियां हैं, लेकिन सबका साक्ष्य प्रमाण नहीं मिलता, इसीलिए पता नहीं है। 16 पत्नियां बिंदुसार की, तो 16 के बारे में तो नहीं ना पता चलेगा, यहीं पे इसी प्रकार इसका भी 4 गो। ठीक है, आप देखते हैं पुत्र पुत्रियां की बात करते हैं कि अशोक का कितना पुत्र हुआ, कितना पुत्रियां हुआ। तो इंपॉर्टेंट में 5 याद रखना, इंपॉर्टेंट में 5। ये महेंद्र और संघमित्रा जो कि देवी से हुआ, तीवन तीवल जो कि कारुवाकी के साथ हुआ, कारुवाकी का अक्रिनाल जो कि पद्मावती के साथ हुआ, और एक है चारुमती। ठीक है, तो महेंद्र संघमित्रा ये दोनों तो आप लोग को पता ही होगा। उसका तीवल और कृणाल, तीवल हुआ है आपका जाके कारुवाकी से, अक्रिनाल हुआ है पद्मावती से, उसका एक एक्स्ट्रा चारुमती। ठीक है, तो इतना तरह का इसका पुत्र पुत्रियां हो गया, इतना तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसका देखिए सम्राट का धार्मिक विचारधारा, सम्राट का धार्मिक विचारधारा मतलब अशोक का किस प्रकार का धार्मिक सहिष्णुता की नीति थी, अशोक कैसा धर्म अपनाया था, अशोक कैसा कैसे धर्म को रक्षा देता था। यदि अगर इसका हम लोग बात करें तो अशोक इस मामले में बहुत ही महान शासक सिद्ध हुआ। क्यों महान शासक सिद्ध हुआ? क्योंकि वह हर धर्म को व्यक्ति को अपना शरण दिया हुआ था, कोई भी धर्म को छोटा बड़ा मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि पूरा धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अपनाया हुआ था। आप मतलब कि हर व्यक्ति को एक नजरिया से देखना, ये कोई महान व्यक्ति नहीं कर सकता, ये छोटा मोटा कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, इसीलिए अशोक महान कहलाया। ठीक है ना, कि महान धार्मिक सहिष्णुता मतलब अच्छे अच्छे हर धर्म में जितना कुछ अच्छा अच्छा बात था, ठीक है, कि चोरी नहीं करना है, बुराई नहीं करना है, ये नहीं वो नहीं, जितना तरह का अच्छा अच्छा बात था सबको एक अलग धर्म बना दिया, और जिसको कि कहा गया अशोक का धम्म कहा गया। ठीक है, अशोक के धम्म से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, और आपको पार्ट 1 में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी सकता है अशोक का धम्म क्या है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। और वैसे तो हम इतना छोटा सा बता दिए, लेकिन अशोक का धम्म में बहुत कुछ है जानने लायक। वो बौद्ध का स्तूप बनवाए थे इधर में, और फिर वो अपना बेटा बेटी को दूर दूर विदेश भेजा भेजा कि जाओ तुम प्रचार करो अशोक का धम्म। ठीक है, वो बौद्ध धर्म नहीं, बौद्ध धर्म उसको नहीं बोल सकते, बौद्ध धर्म नहीं, बौद्ध धर्म प्लस सब धर्म का जो है अच्छी अच्छी बातों का सम्मिश्रण कर दिया गया ये अशोक का धम्म में। ठीक है, उसी को कहा गया अशोक का धम्म। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अशोक का सहिष्णुता की नीति, धर्म को लेकर अपना मन में किस प्रकार से वो अपना रखते थे। तो बहुत ही इसको जानने के लिए मतलब कि बहुत अव्वल दर्जा का इस मामले में ये व्यक्ति थे। ठीक है, महान धार्मिक सहिष्णुता, बौद्ध धर्म को अपनाए हुए थे। स्टार्टिंग में ये बौद्ध धर्म को अपनाए, स्टार्टिंग में बौद्ध धर्म को ये नहीं अपनाए थे। ठीक है, स्टार्टिंग में अभी बताएंगे थोड़ा देर बाद ही हम, तो बौद्ध धर्म के ये मानने वाले थे। ठीक है, धर्म का प्रचार देश विदेश, धर्म का प्रचार मतलब अभी जो बताए, धर्म का प्रचार करने के लिए उसने अपने पुत्र पुत्रियां को दूर दूर तक भेजा, और उसके बदले में उसका संरक्षक को भी साथ में भेजा। अलग अलग पद का निर्माण किया गया कि महिला के लिए अलग पद हो गया, फिर वो अलग पुरुष के लिए अलग, बहुत सारा अलग अलग पद का निर्माण किया गया। उसके बाद बाहर भेजा गया कि तुम जो है अच्छा से सबको बता पाओ कि धम्म क्या है, सबको अच्छी राह पे चलना, अच्छी राह सिखाना, अच्छी बातों को सिखाना। ये अशोक का धम्म था, ये अशोक का मोटो था कि पूरा का पूरा सब समाज को जो है एकदम माइंड फ्री, पूरा धर्म जाति वाति सबसे ऊपर हम लेके जाएंगे, ऐसा अशोक का माइंड था। ठीक है, इधर वाला बात समझ गया। और अशोक के टाइम में राज धर्म था, बौद्ध धर्म था। अशोक के टाइम में ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछता है कि अशोक के टाइम में राजधर्म क्या था, तो अशोक के टाइम में बौद्ध धर्म था। ठीक है, ये वाला भी लाइन हम लोग का क्लियर हो गया, मतलब ये दोनों खत्म हो गया। जन्म कैसे कैसे हुआ, इसका बैकग्राउंड क्या हुआ नहीं हुआ, यहाँ पे हम लोग देखे उसका पत्नी कौन है, पुत्र पुत्रियां कौन थे, और उसका धार्मिक सहिष्णुता कैसा था। ये वाला जो टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत लंबा है, ये टॉपिक बहुत लंबा है, आप लोग कहीं किताब विताब से देख लीजिए। ठीक है, इसको अगर हम बताने जाएंगे तो सिर्फ एक दिन इसी में ही लग जाएगा, अशोक का धम्म के बारे में सिर्फ एक दिन लग जाएगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा, अगर अशोक का धम्म भी अगर चाहिए होगा तो अशोक के धम्म पे भी कभी वीडियो बना लिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते धर्म प्रचार। धर्म प्रचार जैसा कि बताया कि दूर दूर श्रीलंका, अफगानिस्तान, और फिर म्यांमार, फिर नेपाल, इस सब जगह पे भेजा गया था अशोक का धर्म की नीति को प्रचार करने के लिए, अलग अलग बंदा को भेजा गया था। तो देखते हैं कश्मीर और कंधार को में भेजता है मजंतिक। कश्मीर और कंधार ये सब एरिया उसी का। अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन एरिया अशोक का था। तो कश्मीर कंधार वाला एरिया में मजंतिक, कश्मीर जो है, कश्मीर जो उत्तर की ओर कश्मीर, कांधार उत्तर पश्चिम के एरिया में होगा आपका जाके कांधार, तो वो वाला एरिया में मजंतिक को भेजा, और गांधार और सौराष्ट्र में भेजा महारक्षित को। ठीक है, उसका श्रीलंका में भेजा महेंद्र और संघमित्रा को। और भी बहुत सारा है, ये सिर्फ हम बहुत इंपॉर्टेंट ही सिर्फ यहाँ पे करवाए हुए हैं, और भी बहुत सारा है। आप जो भी हम यहाँ बताते हैं, आप अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए अपना किताब को खोलिए, आप जो है गूगल पे देखिए कि कहाँ पे क्या है नहीं है, किताब एक होना चाहिए। ठीक है, हम आप लोगों को किताब का पूरा जब पार्ट 3 का सिलेबस बता रहे थे,
तो उसी में हम आपको किताब के बारे में बताए थे कि कौन कौन सा किताब अच्छा रहेगा, कौन कौन सा पढ़ना चाहिए, नहीं ये वो हम सब कुछ बता दिए। आप सब वीडियो को फॉलो कीजिएगा तो पता चलते रहेगा, ठीक है। उसका देखिए बौद्ध धर्म में दीक्षित। बौद्ध धर्म अशोक, हम जैसा कि आपको बताया कि अशोक स्टार्टिंग में बहुत मार मार काट वाला व्यक्ति रहा, ठीक है। बहुत अधिक वीर साहसी योद्धा, और अपने दादा के तरह चंद्रगुप्त मौर्य के तरह वो अपने आप को खुद को मानता था, ठीक है। कि हम मानता क्या था, वो सच में ऐसा था कि कहीं भी जाता विद्रोह को कोई भी दमन करने के लिए किसको खोजता था, अशोक को खोजा जाता था। क्यों? क्योंकि वो साहसी वीर योद्धा था, वो अपने दादा के तरह, दादा मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य के तरह। तो इसीलिए अशोक जो है, यही कारण से एक इसको उपाधि मिला है, चंडाशोक कामाशोक, ठीक है। इसका व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व व्यक्तित्व चरण अगर बोले हम लोग कि कैसा था अशोक का व्यक्तित्व, तो ऐसा था उसका, चंडा शोका कामाशोक, ठीक है। इसके लिए इसको एक उपाधि मिला हुआ है, चंडा शोका कामाशोक का। उपाधि तो नहीं बोल सकते, मतलब इसको इस नाम से पुकारा गया है। देवनाम प्रियदर्शी है वो भी है, लेकिन अभी चंडा शोका कामाशोक, मतलब क्योंकि ये उग्र, बहुत ही ज्यादा तुरते लड़ाकू प्रवृत्ति का, साहस वीरता ये सब था ये। लेकिन एक अचानक एक ऐसा घटना होता है जो कि आधे हम लोग वो वाला कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम बता रहे हैं कि कल को साम्राज्य नीति को कल करेंगे, इसीलिए कलिंग वार हम लोग कल करेंगे। उसका देखिए बौद्ध धर्म में दीक्षित, वैसे अभी आज को टाइम मिलेगा तो आज भी हम लोग कर सकते हैं। तो वो हो रहा था, ठीक है। तो मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में बौद्ध धर्म को वो नहीं मान रहा था, यही ना मतलब है। स्टार्टिंग में बौद्ध धर्म को नहीं मान रहा था, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे ही अच्छा अच्छा व्यक्ति, कुछ बुद्धिजीवी व्यक्ति कनेक्ट होता है तो बुद्धि खुलता है, ज्ञान खुलता है। कि मतलब कि आपके सामने चार व्यक्ति यदि बड़ा बड़ा जो कि बहुत ज्ञानी व्यक्ति अगर बैठा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि वहां बैठने के मात्र से ही थोड़ा मोड़ा ज्ञान खुलेगा, थोड़ा मोड़ा बुद्धि खुलेगा। जितना आप सोचते हैं उससे थोड़ा ज्यादा सोचिएगा, जाहिर सी बात है। तो अशोक बौद्ध भिक्षु के साथ बैठने लगा, बौद्ध को धीरे धीरे सीखने लगा। तो पहले से वो मन थोड़ा मोड़ा कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया, कलिंग वार से पहले ही, ठीक है। कलिंग वार से पूर्ण रूप से हो गया ऐसा आप बोल सकते हैं, लेकिन उससे पहले से भी अशोक का कहीं ना कहीं रुझान, एक तरह से बोल सकते हैं कि रुझान बौद्ध धर्म की तरफ रुझान था उसका, ठीक है ना। तो सर्वप्रथम निग्रोध नामक भिक्षुक के साथ वो मिले। निग्रोध नामक जो कि बौद्ध धर्म के भिक्षुक थे। ये भिक्षुक का मतलब ये होता है कि जो सबको नहीं शिक्षा दीक्षा देते हैं, ज्ञान की बातें बताते हैं, तो वही था। तो निग्रोध नामक भिक्षु से सबसे पहले मिले, उसका मोगलीपुत्र तीस से मिलते हैं। मोगलीपुत्र तीस या मोगलीपुत्र तीस्ता भी कहीं पे दिखता है, ठीक है। ये सबसे पहला हो गया निग्रोध नामक व्यक्ति, मतलब भिक्षु। उसके बाद मिलेंगे मोगलीपुत्र तीस से मिलेंगे, ठीक है, तीस या तीस्ता। उससे मिलकर थोड़ा बड़ा गुड़ ज्ञान लेंगे बौद्ध धर्म का, कि क्या है बौद्ध धर्म, इसमें क्या होता है नहीं होता, सब कुछ समझ लेंगे। उसका सबसे एंडिंग में उनको भेंट होगा उपगुप्ता के साथ, ठीक है। एंडिंग में उनको भेंट होगा गुप्त के साथ। ये क्या करेंगे, इनसे पूर्ण ज्ञान लेंगे। अब थोड़ा मोड़ा ज्ञान, जैसे कि हम थोड़ा मोड़ा आपको ज्ञान दे रहे हैं, तो ऐसा थोड़े कि आप यहीं तक सीमित रह जाइएगा। यदि आपका मन में क्यूरियोसिटी है, कुछ जानने का है, तो किताब देखिएगा, दूसरा से पूछिएगा, इधर उधर कुछ ना कुछ करते रहना। तो जरूरी एक ही आदमी से ज्ञान लेके पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, ठीक है ना। अपना ही थोड़ा दिमाग उमाग लगाना पड़ता है। तो उपगुप्ता के साथ मिलके, मतलब कि उनके संपर्क में आके पूर्ण रूप से वो बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। पूर्ण रूप से, पहले से नहीं अपनाते, तो उपगुप्ता कलिंग वार के बाद पूरा रूप से अब जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हो जाएंगे अशोक, ठीक है। उसका देखते हैं, ये चंडाशोक कामाशोक बता दिए कि मतलब कि उग्र प्रवृत्ति, वीर साहसी योद्धा के कारण उसका चंडाशोक कामाशोक नाम पड़ गया। शिक्षा के क्षेत्र में यदि बात करेंगे तो अशोक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महान व्यक्ति थे, ठीक है। उनको अर्थशास्त्र और गणित का बहुत भरमार नॉलेज था। अर्थशास्त्र का नॉलेज क्यों नहीं होगा, तक्षशिला का वो गवर्नर है, और तक्षशिला में कौन, चाणक्य रहते थे। तो एक तरह से आप समझ सकते हैं कि चाणक्य के साथ उठना बैठना होता था। चाणक्य खुद अर्थशास्त्र के पिता, ठीक है। पिता तो खैर वो नहीं है, लेकिन इंडिया लेवल पे बात करें तो अर्थशास्त्र में चाणक्य की अव्वल दर्जा पे है, ठीक है। तो उनके साथ हंसना खेलना बुलना उलना होता था, तो जाहिर सी बात है अर्थशास्त्र का नॉलेज तो उनको होगा ही। और उनको गणित में बहुत रुचि था, अशोक को, सम्राट अशोक का बात कर रहे हैं, गणित में बहुत रुचि था। तो ये दोनों उनको पसंद था, ठीक है। और भी यदि बात करें तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग शिक्षा संस्थान का उन्होंने निर्माण कराया था। एक उज्जैन में शिक्षा संस्थान का निर्माण कराया था 284 बीसी में, 284 बीसी में उज्जैन में शिक्षा, क्योंकि ये उज्जैन में भी विद्रोह को दमन करने के लिए गए हुए थे। ठीक है। तो ये जहां जहां जाते थे वहां शिक्षा का प्रसार करने का ट्राई करते थे। क्यों करते थे ट्राई, उसका जवाब यहाँ पे, क्यों वो शिक्षा का प्रसार करने का ट्राई करते थे। यहाँ ये हम बोले थे ना कि ये वाला टॉपिक बहुत लंबा है, छोटा मोटा ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है टॉपिक में, कि शिक्षा का प्रसार वो क्यों करते थे, वो क्यों पसंद करते थे, और जहाँ जाते थे वहां पे बहुत सारा जो शिक्षा संस्थान बनाते थे। क्योंकि
उनको समाज को अच्छा करना था, समाज को तरक्की में लेके जाना था। और जब तक कि समाज में शिक्षा नहीं है वो समाज तरक्की नहीं कर सकता। सबको शिक्षा देना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ तक हम लोग बात समझ में आ गया। अशोक का मतलब कि हम लोग बहुत कुछ अशोक के बारे में समझ चुके हैं, अशोक देख चुके हैं। आज हम लोग देखते हैं साम्राज्य विस्तार पे आज ही चलते हैं, ठीक है। साम्राज्य विस्तार थोड़ा मोड़ा कर लेते हैं, ये उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आया होगा। कहीं भी कोई दिक्कत आता है आप कमेंट करके बोलिए कि दिक्कत आ रहा है नहीं आ रहा, फलना चिलना जो भी है कमेंट कीजिए। और उम्मीद करते हैं समझ में तो आ ही गया होगा, बहुत ही सिंपल, एकदम सिंपल वर्डों में गए हैं, फिर थोड़ा ऊपर चले। अभी तक तो सिंपल ही वर्ड चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हम उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आता होगा सिंपल वर्ड में ही। ये वाला जो है हर जगह पे ऑब्जेक्टिव आपको दिख रहा होगा। आप लोग कमेंट करते हैं कि पीडीएफ दीजिए, तो पीडीएफ यहीं से आप लोग बना लीजिए अपना कॉपी में पीडीएफ। कॉपी से ज्यादा बेहतर पीडीएफ तो बन नहीं सकता, तो कॉपी में पीडीएफ बनाना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तब थोड़ा मजा आएगा पढ़ने में। अरे यार क्या मजा ही आ रहा पढ़ने में, कॉपी में पीडीएफ बना के, ठीक है। कॉपी में पीडीएफ बना के मतलब हाथ से लिखित। अब इसको मिटाते हैं, अब इसके आगे हम लोग चलते हैं, साम्राज्य विस्तार के ऊपर थोड़ा मोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद सिर्फ एक क्लास लग जाएगा इसका शिलालेख अभिलेख ये सब बताने में, बहुत लंबा टॉपिक है। शिलालेख अभिलेख हम लोग अगला वीडियो में करेंगे, अभी हम लोग करते हैं साम्राज्य विस्तार। अब हम लोग बात करते हैं अशोक का, थोड़ा आगे बात करते हैं। अभी हम लोग देखे बहुत कुछ अशोक के बारे में हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा कलिंग वार तक हम लोग देखें, कलिंग का युद्ध वुद्ध क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है। और पिछले का उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा चलते हैं आगे, तो देखते हैं अशोक का साम्राज्य विस्तार कैसे था, क्या था, कहाँ था। ये वाला पोर्शन आपको हो सकता है कि नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा या पूरा व्हाइट व्हाइट आ रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, इसको भी इधर हम लोग करेंगे, हम लोग इधर में करेंगे। अशोक का साम्राज्य कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था, कितना दूर दूर तक फैला हुआ था, ये अभी जान के आपको हैरत होगा कि इतना दूर तक भी साम्राज्य एक व्यक्ति संभाल सकता है। सबसे पहले देखिए भारत, भारत से ऊपर चले जाइए उधर में पाकिस्तान, और थोड़ा चले जाइए अफगानिस्तान, उत्तर में आ जाइए नेपाल, ठीक है। इसको ऐसे समझ में आएगा। ठीक है, ये मान लेते हैं भारत है, ये मान लेते हैं आपका इंडिया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये वाला हिस्सा हो गया अशोक का, ठीक है। उसका ये वाला हिस्सा का बात करेंगे तो ये वाला आप लोग का होमवर्क रहा है, जितना भी हिस्सा हम बता रहे हैं यहाँ पे, ये वाला रफ में हम बता रहे हैं, ये आपका होमवर्क रहा है, ठीक है। ये हम रफ में बता रहे हैं, आपको होमवर्क में देखना है, मैप में देखना है कि कौन हिस्सा कहाँ पे, मैप में आपको जरूर देखना है, ठीक है। जो भी हम बोलते हैं होमवर्क में, जो भी हम बोलते हैं उसको देखिए, फायदा होगा। अभी नहीं फायदा होगा तो आने वाला दिन में जरूर फायदा होगा, जब अच्छा खासा एग्जाम में बैठने लगिएगा तब फायदा होगा। हम भी अभी आप लोग के साथ मेहनत कर रहे हैं, हम भी अभी प्रयास कर रहे हैं कि सब कुछ हम जो जो अपने अप्लाई करते हैं हम आपको बोलते हैं क्या कि आप भी अप्लाई कीजिए, ताकि साथ साथ चल सके, साथ साथ आगे बढ़ सके, ठीक है। हाँ तो पाकिस्तान, ये वाला भारत का एरिया हो गया, ये पाकिस्तान। थोड़ा इधर में और चले जाएंगे तो हम लोग को मिल जाएगा अफगानिस्तान। ये सब एरिया का सब, इसको हम सटा ही देते हैं, ठीक है, तब हो सकता है ज्यादा समझ में आ जाए। ये पाकिस्तान हो गया, ये अफगानिस्तान हो गया, उधर में मतलब मैप में आप खोल लीजिएगा आपको मिल जाएगा। तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उसका नेपाल देखिए, यहाँ पे नेपाल आ जाएगा, ये वाला एरिया में नेपाल आ जाएगा, नेपाल यहाँ तक फैला हुआ है। उसका बांग्लादेश, बांग्लादेश का बात करेंगे तो ये वाला पूरा का पूरा एरिया आ जाएगा बांग्लादेश। उसके बाद भूटान, भूटान वाला एरिया भी आ जाएगा आपका जाके। और उसके बाद म्यांमार, बर्मा की बात करेंगे तो बर्मा भी आ जाएगा आपका। मतलब कि इतना बड़ा एरिया समझ लीजिए, अगर इसको पूरा का पूरा अगर मिला लिया जाए तो इतना बड़ा एरिया में अकेला सम्राट अशोक का शासन रह चुका है। कहाँ कहाँ बोले, भारत, मैप के थ्रू दिमाग कीजिए, भारत, थोड़ा ऊपर गए तो मिल गया पाकिस्तान, थोड़ा और ऊपर गए तो मिल गया अफगानिस्तान, ई कोना का थोड़ा ऊपर में आ गया तो मिल गया नेपाल, थोड़ा और इधर उधर हुल्की बुल्की मार लिए तो भूटान मिल गया, और फिर नीचे साइड कोना का साइड चले गए तो म्यांमार मिल गया, ठीक है। इतना बड़ा एरिया में अशोक का साम्राज्य था, मतलब कि हर जगह पे वो वार किया हुआ है, हर जगह पे जीत लिया है, इस तरह का मतलब कि वो बंदा रह चुका है, ठीक है। सम्राट अशोक बहुत लंबा लंबा कहानी, मतलब कि दीप वंश महावंश में तो श्रीलंकन विस्तार के बारे में तो पूरा ही जिक्र है। श्रीलंकन दीप वंश महावंश क्या है कि श्रीलंका और अशोक का भी जितना तरह का लेन देन हुआ, या फिर श्रीलंका में जो जो अशोक किया, ये सब कुछ बहुत सारा स्रोत जो है दीप वंश और महावंश है, ठीक है। इसमें बौद्ध धर्म का भी बहुत कुछ बात इसमें है। तो यहाँ हो गया साम्राज्य विस्तार, समझ में आ गया साम्राज्य विस्तार कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था, नहीं फैला हुआ था, ये हम लोग
समझ गए। आइए घूमने के क्रम में 7वां वर्ष में, अच्छा ये वाला पोर्शन यहाँ होगा, ठीक है। हम यहाँ पे क्या लिखे, अगर आपको नहीं भी राइटिंग समझ में आ रहा है या कुछ नहीं भी समझ में आ रहा, आप बस सुनते रहिएगा, मेरा लेक्चर सुनते रहिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। हो सकता है थोड़ा फास्ट बोलते हो, लेकिन आप लोग को काम देगा। अशोक का साम्राज्य समझ में आ गया, कहाँ कहाँ तक अशोक का साम्राज्य फैला हुआ था, ठीक है। उसके बाद यात्रा की हम लोग बात करते हैं कि अशोक यात्रा के दौरान में बहुत कुछ किया। जैसे कि हम बताए कि यात्रा करने के दौरान उज्जैन में बहुत सारा शिक्षा संस्थान खोला, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करेंगे तो 10वें वर्ष बोध गया गए हुए थे। बोध गया, जो कि बौद्ध धर्म का बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है। बोध गया क्यों पवित्र माना जाता है, आपको बताना कमेंट। बोध गया का थोड़ा बड़ा हिस्ट्री आप लोग पढ़िए, ठीक है। ये रहा, कमेंट करने हैं आपको, कमेंट करना है बोध गया का हिस्ट्री, क्योंकि बौद्ध और जैन हम पढ़ाए नहीं है अच्छा से। सीधे हम लोग महाजनपद काल स्टार्ट किए हुए हैं, ठीक है ना। 10वें वर्ष करता है, बोध गया चले जाता है 10वें वर्ष, ठीक है। उसके बाद 20वें वर्ष क्या होता है, 20वें वर्ष चलते हैं वो लुम्बिनी, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में इधर उधर देखने लगता है। 20वें वर्ष में वो लुम्बिनी का यात्रा करते हैं, ठीक है। लुम्बिनी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, ये दोनों के बारे में आपको कमेंट करना है। बोध गया और लुम्बिनी, ये दोनों क्या चीज के लिए फेमस था, यहाँ ऐसा क्या हुआ था जो कि बोध गया लुम्बिनी सम्राट अशोक गए हुए थे, ऐसा क्या चीज था, ठीक है, इसके बारे में बताना। उसके बाद लुम्बिनी में ही इन्होंने जब रहा तो वो कर मुक्त कर दिया लुम्बिनी को, मतलब कि जो टैक्सेशन का वहां पे क्रिया था उसको कर मुक्त कर दिया गया। तो यात्रा यहाँ पे जो आपको नहीं दिख रहा था समझ में आ गया। और यात्रा मतलब कि वो अपने 7वें वर्ष उसने कश्मीर को जीता, 7वें वर्ष, ठीक है। सम्राट अशोक ने 7वें वर्ष कश्मीर को जीता और वहां पे श्रीनगर का स्थापना किया, श्रीनगर बसाया। तो अगर क्वेश्चन में आए कि श्रीनगर किसके द्वारा बसाया गया है, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा अशोक के द्वारा, अशोक के द्वारा श्रीनगर को बसाया गया, ठीक है। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है जो कि अपने से आप बना सकते हैं अपने से। तो श्रीनगर को बसाया गया है अशोक के द्वारा। और पहला ये सम्राट रहा है जो कि पूरा भारत में एक चक्रवर्ती सम्राट के रूप में विकसित हुआ। चक्रवर्ती सम्राट का मतलब होता है सम्राटों का सम्राट। आप समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा इतिहास में एक कैसा चक्रवर्ती सम्राट ये रह चुके हैं, समझ रहे, ये वाला देख के ही अंदाजा लग जाएगा। और थोड़ा मोड़ा इधर श्रीलंका एरिया भी घूमे फिरे थे, तो श्रीलंका में बहुत ज्यादा बौद्ध मठ ये वो बनाए हुए थे, ठीक है। तो आप एक अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा क्षेत्र है ये। क्या कभी भी मुगल काल का इतना बड़ा क्षेत्र रहा है, क्या दिल्ली सल्तनत का कभी भी इतना बड़ा क्षेत्र रहा है, मॉडर्न इंडिया में क्या इतना बड़ा रहा है। बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं, ये हम लोग अखंड भारत ये बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा एरिया पहले हिंदुस्तान था। अभी धीरे धीरे आगे हम लोग चलते हैं, आगे हम लोग चलेंगे कि कैसे धीरे धीरे बढ़ता चला गया, धीरे धीरे करके कैसे बढ़ रहा है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं जमीन का विस्तार कैसे हो रहा है, साम्राज्य का विस्तार कैसे हो रहा है, भूखंड बड़ा कैसे हो रहा है। अभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं कैसे बड़ा हो रहा है, या तो शादी करके बड़ा कर रहा है, या तो वो शत्रु युद्ध करके बड़ा कर रहा है, या तो मैत्री करके बड़ा कर रहा है, यही कर रहा है। तो धीरे धीरे करते करते ऐसा क्या हो जाता है कि लास्ट में ये सब कुछ नहीं बचता है, ये सब कुछ नहीं बचता है, सिर्फ और सिर्फ इतना सा क्षेत्र बचता है। ये भी नहीं, सिर्फ इतना सा ही क्षेत्र, ये बांग्लादेश भी खत्म, सिर्फ इतना ही क्षेत्र बचता है, ऐसा क्या होता है। तो धीरे धीरे हिस्ट्री का क्लास जैसे जैसे धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे, हम लोग ये समझते चलेंगे कि धीरे धीरे ये वाला भारत भारत कैसे हो गया, वो भारत कहाँ चला गया, ठीक है ना, उधर चलेंगे बाद में, ठीक है। यात्रा ये वाला पोर्शन समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं कलिंग युद्ध के ऊपर। कलिंग का मतलब बेसिकली आज का कलिंग जो है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये तीनों को मिला के होगा आपका जाके कलिंग। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उड़ीसा को बोल दिया कलिंग, मोस्टली पोर्शन उड़ीसा का ही है, लेकिन उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश ये पूरा का पूरा आपका होगा कलिंग वाला एरिया होगा, ठीक है। वो राज्याभिषेक के अपना 261वां, ठीक है, मतलब कि 261 बीसी में ये कलिंग वार होता है, जो कि कलिंग के राजा महापद्मनंद, अति सॉरी नहीं, महापद्मनंद तो धनानंद नंद वंश का था, नहीं, अनंत पद्मनाभन, ठीक है, ये हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, एक बार और बताए हुए थे ये वाला। अनंत पद्मनाभन वहां के उस समय के राजा थे, तो उनके साथ ये युद्ध होता है 261 बीसी में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये युद्ध है 261 बीसी। और उसके बाद तो सम्राट अशोक, फिर सम्राट अशोक रहे नहीं, उसके बाद वो सम्राट महान अशोक बन गए, अशोक महान बन गए वो इस युद्ध के बाद। इस युद्ध में ऐसा क्या हो गया, इस युद्ध में हालांकि उनको तो विजय ही मिला, लेकिन फिर भी वो ऐसा उनको हुआ कि उनको लगा क्या कि इससे अच्छा तो हार ही जाना बेहतर था। इतना नरसंहार, इतना बड़ा, 1.5 लाख सेना को पराजित किया गया, 1.5 लाख सेना मूर्छित हो गए, घायल हो गए, और 1 लाख करीबन 1 लाख तकरीबन सेना मृत्यु के घाट प्राप्त हो गए, समझे, मृत्यु को प्राप्त हो गए 1 लाख। ये सुन के ही
नंबर बड़ा अजीब लगता है कि इतना 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 कैसे हो सकता है। ठीक है, चलिए कलिंग वार का एक आपके लिए क्वेश्चन था, यहाँ लिखे नहीं ना है? नहीं लिखे हैं। कलिंग युद्ध वैसे हम कल बताएंगे, कल शिलालेख सब के बारे में कल होगा। कलिंग युद्ध किसमें वर्णित है? किसमें वर्णित है, मतलब कि कौन से शिलालेख में? कौन से शिलालेख, अभिलेख, स्तंभ लेख? आप थोड़ा बड़ा पढ़िए, इसका आंसर खोजिए कि कलिंग का जो वार हुआ था ये कौन से किसमें अंकित है, किसमें पता चलता है। अशोक के काल से ही स्तंभ लेख अभिलेख बनना स्टार्ट हो गया और वो बहुत कुछ उसके बाद अभिलेख स्तंभ लेख के द्वारा बताया गया। ठीक है, तो 8वें वर्ष राजाभिषेक के 8वें वर्ष 261 बीसी में वो करता है, कलिंग का युद्ध करता है 261 बीसी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब उस युद्ध में क्या होता है, हम बताएं कि 1.5 लाख के लगभग कैद कर लिया जाता है और 1 लाख की वो हत्या कर देता है। तो वो देखता है क्या कि अरे ये बहुत भयानक स्थिति है, सब इधर उधर मर रहा है, इधर उधर। जब अशोक का धम्म यदि आप बेहतर ढंग से पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि अशोक का क्या मन था उस टाइम पे, कि वो देख रहा है क्या कि स्त्री इधर उधर बौक रही है, स्त्री अपना पति को खोज रही है, बच्चा अपना पिता को खोज रहा है, बहन अपना भाई को खोज रहा है, सब कुछ मतलब कि बहुत ही दिल दहलाने, हृदय को बदल देने वाला सच में एक मार्मिक घटना उस टाइम पे हुआ था। और ये सब कोई एहसास ये नहीं कर सकता, सम्राट अशोक ये एहसास किए। उसके बाद वो उपा से मिलते हैं, उपा से उपाय पूछते हैं कि क्या किया जाए, आप हमारे गुरु, एक तरह से एक आप हमारे गुरु हैं, आप हमको शिक्षा दीक्षा देते हैं, तो आप हमको बताइए कि क्या किया जाए, ये ऐसा स्थिति, इससे अच्छा तो राजा ना होना बेहतर है। राजा होके हम इतना इतना मार काट कर रहे हैं, हमको संरक्षण देना चाहिए आदमी को, और हम ही उन लोग का नरसंहार कर रहे हैं। तो उनसे दीक्षा वीक्षा लेते हैं, उसके बाद वो बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। उसके बाद मार काट सब बंद, तलवार को रख दिया जाता है, तलवार का क्या बोलता है उसको, कुछ बोलता है म्यार या कुछ बोलता है, याद नहीं आ रहा। तो तलवार को रख दिया जाता है उसमें। अब कलिंग मतलब कलिंग वार के बाद अशोक का लड़ाई कूट बंद। अब वो अच्छा इंसान अब मतलब कि शांति पे राह पे चलने वाला व्यक्ति, अब मतलब कि कोई बोले तो माफी मांग लेना। ठीक है, मतलब कि शांत स्वभाव का व्यक्ति अब वो बन गया। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि वो मतलब उग्र नहीं थे। वो उग्र एक टाइम पे, ऐसा हम बताए ना, उग्र टाइम एक टाइम में ऐसा था कि वो दादा के कारनामा पे चलते थे, मतलब कि जहां जहां कोई उनको उंगली छू दिया था हम उसका सीधे हाथ उखाड़ देंगे, ऐसा बात था। लेकिन कलिंग वार एक टर्निंग पॉइंट होता है अशोक के जीवन का, और जिसके बाद सिर्फ अशोक का ही जीवन नहीं, पूरा का पूरा भारत का इतिहास में परिवर्तन आ जाता है। जब तक ये मौर्य वंश चलता है, जब तक ये मौर्य वंश चलता है, सब जगह पूरा का पूरा भारत को एक एक मुट्ठी में बांध के रखता है। कहीं विद्रोह होता भी था तो छोटा मोटा विद्रोह होता था, कभी इधर हो गया तो अशोक चल गया जाके, चुप हो जाओ जी, हल्ला मत करो, मॉनिटर जैसे नहीं होता, चुप हो जाओ जी, हल्ला मत करो, बस जाके बस होता था। लेकिन मौर्य डायनेस्टी के खत्म होने के बाद अलग अलग जगह पे अलग अलग रूलर बन रहे हैं, फिर आपस में वो लड़ाई कर रहे हैं। ये मौर्य वंश खत्म होने के बाद ये चीज बहुत ज्यादा पैमाना पे होने लगा। ठीक है, अभी हम लोग धीरे आगे चलेंगे। भारत का विकास कैसे हुआ इसको भी आप लोग दिमाग में सोचते हुए चलिएगा, ये मेंस के दृष्टि से या फिर ग्रेजुएशन में अगर आंसर लिख रहे हैं तो वो सब में समझने के लिए पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट का जरूरत है। ठीक है, जो कि हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको। तो आज का क्लास सिर्फ कॉन्सेप्टुअल क्लास था। ये वाला हम लिखे तो है सिर्फ अपने जानने के लिए, हम लिख लेते हैं कि हमको बताना क्या क्या। कभी कभी भूल जाते हैं तो एक बार देख लेते हैं कि बताना क्या, उससे थोड़ा माइंड में क्लिक हो जाता है कि बताना क्या है। ठीक है ना, तो आज का क्लास हम लोग इतने रखते हैं। उम्मीद करते हैं पूरा का पूरा अशोक समझ में आ गया होगा, जितना तक अभी बताएं। कल को सिर्फ और सिर्फ शिलालेख पे चर्चा होगा। शिलालेख बहुत लंबा शिलालेख अशोक का, बहुत सारा। हम आपको होगा तो नोट्स भी देंगे, टेलीग्राम में आप लोग जुड़ जाइएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम में जुड़ जाइए। और फिर ऊपर में भी आपको पहले का वीडियो सब मिल जाएगा। ये 13वां वीडियो, 14वां वीडियो, सॉरी 14वां ये वीडियो है, 14 वीडियो, 13 वीडियो ऑलरेडी बन चुका है बिहार स्पेशल का। तो आप लोग वो देखिए, धीरे धीरे देखिएगा तब समझ में आएगा। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वाइज हम लोग चल रहा है, सिर्फ ये लिख लेने से हम लोग नहीं कर रहे कैसे हुआ नहीं हुआ, बैकग्राउंड समझ रहे हैं, आगे का समझ रहे हैं, ये वो सब कुछ समझ रहे हैं। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। आप लोग जरूर सपोर्ट करके आप हमको दर्शा सकते हैं कि कैसा लग रहा है नहीं लग रहा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिसको जरूरत है और जो पढ़ना चाहते हैं, और लाइक वाइक कीजिए ताकि हमको थोड़ा और मनोबल मिले और अच्छा से पढ़ा सके। अब ये लाइट वाइट धीरे धीरे करके, ये लाइट वाला जो एरिया है ना, ये लाइट वाला एरिया ठीक कर देंगे। ठीक है, और एक बात है कि 40 मिनट का समय आपको पता ही होगा, जो मेरा वीडियो फॉलो करते हैं 40 मिनट का मेरे पास टाइम होता है। 40 मिनट में हमको बताना होता है, उसके बाद 40 मिनट से ज्यादा होता है तो फिर वीडियो अपलोड होने में फिर दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो बहुत बहुत बंद किए चल रहे हैं, फिर भी जितना कुछ हो सके उतना कुछ कवर कर रहे हैं। जहां जहां तक जरूरत है हम लोग को जानने के लिए, वहां वहां तक हम लोग पहुंच रहे हैं। और ज्यादा नॉलेज के लिए आप किताब पढ़ सकते हैं,
और आप जहाँ इधर उधर से नॉलेज आप ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला सम्राट अशोक हम लोग पढ़ रहे हैं 268 से 232 तक सम्राट अशोक। उसके बाद थोड़ा मोड़ा पढ़ेंगे मौर्य वंश का, मौर्य वंश एंडिंग हो जाता है, उसके बाद क्या कौन आते हैं नहीं आते हैं, हम लोग सब कुछ करेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। अब हम लोग मिलेंगे कल, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे, मस्त एकदम पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे। कल को क्लास आप लोग कमेंट कीजिएगा कल क्या क्या चीज का क्लास ले, कल बीपीएससी का ही क्लास ले या फिर कल को मॉडर्न इंडिया पे चले दोबारा, क्योंकि एक साथ दो बैच चल रहा है। जिसको नहीं पता है वो सुन लीजिए, बीपीएससी का एक बैच चल रहा है जो कि हम लोग टारगेट 2024 कर रहे हैं। टारगेट 2024 को अचीव करना, जो भी अभी हम लोग के साथ बने हुए हैं, वो पार्ट 2 में होंगे या पार्ट 3 में होंगे, यही ना, पार्ट 2 में होंगे या पार्ट 3 में होंगे। हम बोले थे कि पार्ट 2 पार्ट 3 के साथ ही बीपीएससी का तैयारी स्टार्ट करना है। और जो पार्ट 1 में अगर वो अब ये कर दिया तब तो सोने पे सुहागा, तब तो कोई बातें नहीं है। ये पार्ट 1 का हिस्सा है, सब कुछ पार्ट 1 का हिस्सा है। अभी से अगर आप करना स्टार्ट करते हैं तब तो ग्रेजुएशन खत्म होते होते 90% चांस है कि हो जाएगा। अब पार्ट 2 से हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं, इसीलिए हम लोग पार्ट 3 को हम लोग कवर कर रहे हैं। हिस्ट्री जिसका इसका ऑप्शनल है उसके लिए बहुत फायदा वाला क्लास है ये, ठीक है। तो पार्ट 3 हो गया। और बीपीएससी 2024 जिसको बीपीएससी 2024 देना है वो आराम से इस वीडियो पे बने रहिए, इस चैनल पे बारात लर्निंग पे बने रहिए। हम लोग चलेंगे 1 साल, हम लोग आराम से चलेंगे, हर सब्जेक्ट को टच करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल को, धन्यवाद।